नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो गया खबर दमदार का। हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एम्स में रुद्रप्रयाग हादसे में घायलों से मुलाकात की है। दूसरी खबर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में जारी मंथन से जुड़ी हुई है, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्पेशल टीम ग्राउंड पर उतर चुकी है, जो नतीजों को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। और तीसरी खबर बाबरी मस्जिद से जुड़ी है। एनसीईआरटी ने किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटा दिया है। चौथी और आखिरी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अकबरनगर में 7वें दिन भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज रुद्रप्रयाग हादसे में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। सीएम योगी ने ऋषिकेश एम्स पहुंचकर हादसे में घायल लोगों से उनका हाल जाना। साथ ही सीएम योगी ने एम्स में भर्ती अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एम्स में भर्ती हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां। उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली और साथ ही साथ जो हादसे में घायल लोग थे उनके बारे में भी मुख्यमंत्री ने हालचाल जाना है। वहीं इससे पहले आज सीएम योगी ने गोरखपुर के एनेक्सी भवन में बैठक की। उन्होंने गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत कम होने पर समीक्षा बैठक कर दिशा निर्देश दिए। स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था कैसी है, इसका फीडबैक लिया गया। विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी भी सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से ली है। हमारा लाभ, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे लाभार्थी योजना उन तक पहुंच रही है। उसके बाद भी वोट क्यों नहीं? पिछली बार 3 लाख से ज्यादा से जीते, इस बार कम क्यों? सब कुछ पा के क्यों नहीं वोट दिए? संविधान का या जो एनजीओ के द्वारा कांग्रेस ने जो फैलाया था 1 लाख रुपया मिलेगा, या संविधान में कहा गया था कि बाबा साहब की मूर्तियां को हटाने का एक झूठ जो लोगों ने कहा था, तो और कि वहां प्रधानमंत्री जी की लगेगी, या ऐसे बहुत सारे झूठ, जो झूठ का जहर था, उसको जानना जरूरी है कि क्या क्या झूठ आपके गांव में आके एनजीओ के द्वारा या किसी के द्वारा फैलाया गया। 1 लाख रुपए का फॉर्म भराया गया, ये सब झूठ का पर्दाफाश हो। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा तेज कर दी है। समीक्षा के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बनाई गई स्पेशल 40 टीमें आज जिलों में रवाना हो गई है। 80 सदस्यीय 40 स्पेशल टीम उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट की बारीक समीक्षा करेगी। बीजेपी की समीक्षा 2 स्तरों पर की जा रही है। ये टीमें हार और वोट प्रतिशत कम होने के जमीनी कारणों का पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल टीम 40 टीमें बनाई हैं। ये स्पेशल 40 की जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो आज से जिलों के प्रवास पर रवाना हो चुकी है। ये टीमें पड़ताल करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की आखिर हार क्यों हुई। यही नहीं, द्विस्तरीय समीक्षा भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की करा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो बिंदु दिए हैं उनमें 2 स्तरीय समीक्षा हो रही है। पहला कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी आखिर चुनाव क्यों हारा, और यही नहीं, वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है वो आखिर क्यों कम हुआ। इन सभी बिंदुओं की पड़ताल के लिए आज से भारतीय जनता पार्टी की स्पेशल 40 टीम रवाना हो चुकी हैं जिलों में, और 20 तारीख तक सभी टीमें अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगी। इसके बाद माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो अलग अलग जिले हैं, उन जिले के पदाधिकारियों पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर एलन मस्क के बयान के बाद ईवीएम को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि तकनीक से मुश्किल हो तो बंद होना चाहिए। ईवीएम को लेकर दुनिया में आरोप लग रहे हैं। कई देशों में ईवीएम पर आशंका जताई गई है। ईवीएम इस्तेमाल के पीछे जिद की क्या वजह? आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर से हों। तो ईवीएम को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट यहां पर सामने आया है। उन्होंने निशाना साधा है
टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर मुश्किलों की वजह बन जाए तो बंद होना हो ईवीएम को लेकर तो फिर जिद क्या है? आगे के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहां पर यह ट्वीट किया है। आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने भी ईवीएम पर फिर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ब्लैक बॉक्स से की ईवीएम की तुलना। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। एलन मस्क के ट्वीट के बाद राहुल ने भी यह ट्वीट किया है। यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ने की तैयारी में विपक्ष। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसमें एसपी और कांग्रेस में सीटों को लेकर मंथन हो रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस 10 में से 3 सीटें मांग सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा को दोबारा कराए जाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 60,244 सिपाहियों की भर्ती की लिखित परीक्षा कराने में तेजी से जुट गया है। भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक कुमार सिंह ने सभी जिलों के कप्तानों और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भेजकर सुरक्षा इंतजामों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। फरवरी में भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ था, जिसके बाद सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया था। वहीं दूसरी ओर भर्ती परीक्षा की दूसरी विंग परीक्षा कराने के लिए एजेंसी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस में 60,244 सिपाहियों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की फजीहत झेल चुका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड इस परीक्षा को दोबारा संपन्न कराने के लिए अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। भर्ती बोर्ड के एडीजी अशोक कुमार सिंह की ओर से सभी जिला कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में तमाम जानकारियां तलब की गई हैं। जिला कप्तानों से ये पूछा गया है कि उस कोषागार यानी ट्रेजरी के बारे में बताएं जहां पर इस परीक्षा के प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। क्या वहां पर डबल लॉक सिस्टम है, और अगर कोषागार में डबल लॉक सिस्टम है तो क्या उसकी अलग अलग चाबियां अलग अलग अफसरों के पास रखी जाती हैं या नहीं। कोषागार के कॉरिडोर से लेकर हॉल तक सभी इलाका सीसीटीवी कैमरों से कवर हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो सीसीटीवी कैमरों, उनकी हार्ड डिस्क, उनकी डीवीआर के स्पेसिफिकेशन भी मांगे गए हैं। कोषागार में कितने एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं, कितनी खिड़कियां हैं, क्या वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं, ये जानकारी भी तलब की गई है। देखना होगा कब अब ये परीक्षा होगी और कैसे संपन्न होगी। कैमरामैन शरद के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। एनसीईआरटी ने 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय से अयोध्या विवाद वाले चैप्टर को छोटा किया। नई एनसीईआरटी की किताब में बाबरी मस्जिद का नाम भी हटा दिया गया है और इसे 3 गुंबद वाला ढांचा कहा गया। इसके चैप्टर को छोटा करके 4 से 2 पेज में किया गया है। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एनसीईआरटी के इस फैसले का विरोध किया और उसे बड़ी गलती बताया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने के लिए जो आंदोलन हुआ उसके बारे में सभी को जानने का अधिकार है। 23 दिसंबर 49 में रामलला वहाँ प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना शुरू हुई। जो रामलला अभी भी जो वर्तमान समय में भी इस नए मंदिर में विराजमान हैं, इसको नहीं दर्शाएंगे, फिर पूरा इतिहास जो होगा यह सामान्य रूप से सबको कैसे पता चलेगा। इसलिए यह अधूरी है। इनके जो एनसीईआरटी की पुस्तक बनाई जा रही है और इनकी सोच गलत है। इनकी सोच दिखाना चाहिए कि हम बारंबार कह रहे हैं कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद तब यह सफलता हमको मिली है। 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब से बाबरी मस्जिद का नाम हटाए जाने पर बढ़ते विवाद के बीच एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के भगवाकरण का कोई प्रयास नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने किताब में सभी बदलाव को साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले
और अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। गृह मंत्रालय में करीब 5 घंटे तक बैठक चली। गृह मंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है और आप देखिए तस्वीरों में तमाम जो बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे वो अब सिलसिलेवार तरीके से निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बैठक जो है वो लगभग खत्म हो गई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, एनएसए चीफ अजीत डोभाल और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह थे। इस बैठक में फिलहाल तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एजेंसियों ने गृह मंत्री अमित शाह को ये बताया कि किस तरह आतंकी घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है और साथ ही साथ इस पूरी बैठक में किस तरह जो आने वाले अमरनाथ यात्रा है उसको और ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है, उसको लेकर बैठक बनाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों के तमाम जो सुझाव हैं वो सुने, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को दिशा निर्देश भी दिया। हालांकि इस पूरे मामले में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह अमरनाथ यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात गृह मंत्री की तरफ से ये बताई गई कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में किसी भी बात का डर ना हो और भारतीय सेना की व्यवस्था चाक चौबंद हो। हालांकि ये फिलहाल मोदी सरकार की जो नई कैबिनेट बनी है उस कैबिनेट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहली और अहम बैठक थी, जिसको लेकर लगातार 5 घंटे ये बैठक मैराथन चली। अब इस पूरे मामले में देखना ये होगा कि सुरक्षा एजेंसियां आने वाले दिनों में किस तरह से सर्च ऑपरेशन करती हैं, लेकिन इस बैठक में कहीं न कहीं दिशा निर्देश के साथ साथ सुझाव भी साझा किए गए। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी एलडीए की टीम ने कई घरों को गिराया है। दरअसल अकबर नगर में घर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए थे, जिसके बाद अब सभी घरों को ध्वस्त कर जमीन को खाली कराया जा रहा है। और इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधे योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने अपनी मां से जो मुलाकात की वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की मां से मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में योगी आदित्यनाथ की मां भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज हो रहा है और अपनी मां से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अपनी मां से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने, वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ऋषिकेश एम्स में उनकी मां भर्ती हैं, वहां पर उनका इलाज हो रहा है और ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। एम्स पहुंचकर मां के स्वास्थ्य का हालचाल जाना है और यहां पर मां के साथ बातचीत करते हुए भी वो दिखाई दिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज ऋषिकेश एम्स पहुंचे, जहां पर रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों के साथ भी मुलाकात की और ऋषिकेश एम्स में उनकी मां भी भर्ती हैं, जिनका इलाज वहां पर हो रहा है। उनसे भी उन्होंने एम्स पहुंचकर मुलाकात की और उनका हाल जाना। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीर देख रहे हैं कि मां के पास पहुंचकर उन्होंने बातचीत की और मां भी अपने बेटे को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर एक परिवार पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। मारपीट में एक बुजुर्ग की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हत्या की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। लेबरुआ में धर्मदेव गौड़ तथा धर्मेंद्र यादव के बीच जबरन भैंस बांधने तथा नाद रखने को लेकर वाद विवाद हुआ, जिसमें धर्मदेव गौड़ की, जिनकी उम्र 80 वर्ष है, इस झगड़े में मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी मवेशी चोरी करते थे। पुलिस को तीनों बदमाश की जंगल में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ महीनों से थाना टणियावा क्षेत्र और पिहानी में भैंस चोरी की घटनाएं हो रही थी। लगातार शिकायत मिल रही थी, अभियोग भी पंजीकृत थे। तो इस संबंध में हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना टणियावा की टीम लगी हुई थी। बीती रात लगभग 1:30 बजे के आसपास गुरदयालपुरवा टणियावा में सूचना मिली कि पिकअप पर जानवर लादने की तैयारी हो रही है। इस सूचना पर हमारे टीमों ने इनकी घेराबंदी किया, जिससे पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी किया तो अपने को घेरा देखकर उन्होंने पुलिस पर जान से मारने के नियत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें 2 अभियुक्त घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी है। जौनपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया जबकि तीसरा बदमाश फरार हो गया। बदमाशों के पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस और बाइक बरामद की गई है। बदमाशों पर दुकानदारों से रंगदारी मांगने का आरोप है। संभल में पुरानी रंजिश में दबंगों ने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या की वारदात गुन्नौर थाना क्षेत्र में हुई है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर महिला की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये हमारी चाची है, इनके पति ने गोली मारी है। हरेंद्र ने गोली मारी थी। ये 5 लोग थे, सतीश, हरेंद्र, छोटे, बब्बरी, ये 5 लोग थे। हमारे चाचा जी वो लैट्रिन करने जा रहे थे। आज 2 तारीख को इन लोगों ने घेरा था। 20 लोग थे, 20 लोगों ने घेरा था। वो भाग आए। हमने थाने में तहरीर दी, तहरीर में कुछ नहीं हुआ। थाने में पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। आज ये दरोगा आएगा विजय सिंह, वो ये समझ लो पैसे के दबाव में काम कर रहा है। यहाँ दबाव में काम चल रहा है। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हमारी चाची जी है। आज इनकी गोली मार दी, इनकी मृत्यु हो गई। मेरे द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और डॉग स्क्वाड द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों के बीच में पूर्व की रंजिश प्रकाश में आई है, परंतु फिर भी सभी तथ्यों की जानकारी करते हुए इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तथा उनसे पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही साक्ष्य के क्रम में गिरफ्तारी करते हुए इसका विधिक निस्तारण किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। खबर अयोध्या से है, जहां पर रामलला को पंच धातु से बनी 1.5 टन की हनुमान की गदा और तीर धनुष समर्पित किया गया है। राजस्थान के शिवगंज से अयोध्या पहुंची आचार्य डॉक्टर सरस्वती गौर ने कार सेवकपुरम में 1 टन वजनी रामधनुष और 1.5 टन वजन का हनुमान गदा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपा है। इस दौरान रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी मौजूद थे। देखिए, सर्वप्रसिद्ध है कि भगवान राम और हनुमान जी, इनके दोनों लोगों के अलग अलग अपने शस्त्र हैं। जब वनवास जाने लगे भगवान राम, तब भी उस धनुष को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका प्रतिबंध नहीं था। केवल यही था कि उनके वस्त्रों का परिवर्तन हो, तो वस्त्र का परिवर्तन करके चले गए, लेकिन धनुष बाण नहीं छोड़े। उसी प्रकार से हनुमान जी का जो शस्त्र है वो
धनुष वो गदा है, जिसके माध्यम से वो शत्रुओं के विनाश करते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। देखिए, राजस्थान में सिरोही जिला है। सिरोही जिले में शिवगंज एक क्षेत्र है जिसे शिव की नगरी कहा जाता है। शिव की नगरी से, वहां से शिवगंज से हम लोगों ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का प्रतीक बनवा के भगवान राम का धनुष और हनुमान गदा, ये दो भव्य रूप में पंचधातु में तैयार करवा के 12 तारीख को चंपक राय जी भाई साहब स्वयं वहां पर पधारे थे। चंपक राय जी भाई साहब और राजा राम जी भाई साहब, जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री हैं, उनके हाथों से केसरिया झंडी दिखाकर हमने वहां से रवाना किया। गंगा दशहरा पर मथुरा में पतंग उड़ाने की प्राचीन परंपरा है। आज भी गंगा दशहरा पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी की। मथुरा के जवाहर बाग में बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा दूसरे विधायकों के पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस परंपरा को लोग बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। ऐसे में लोग सुबह से ही यमुना किनारे और खुले स्थानों पर पहुंचते हैं और पतंगबाजी करते हैं। इस दशहरा पर मथुरा के जवाहर बाग में श्रीकांत शर्मा सहित अन्य भाजपा विधायक और समाज सेवी एकत्रित हुए और जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया और एक दूसरे को दशहरा पर्व की बधाई दी। ये जवाहर बाग एक बहुत अच्छा स्थान हमारी सरकार के द्वारा तैयार हुआ है और हम ये चाहते हैं इसमें मथुरा से अधिक लोग इस जवाहर बाग का लोग उपयोग करें। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए कर सकते हैं, बच्चों के लिए यहाँ हमने चिल्ड्रन पार्क यहाँ बनाया है, ओपन जिम बनाया है, ओपन थिएटर बनाया है और सारी सुविधाएं हम यहाँ दे रहे हैं। अभी आज एक गोल्फ कार्ड और एक आरओ प्लांट का उद्घाटन भी हम लोगों ने यहाँ किया है। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ इस स्थान का उपयोग करें। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।